सबसे पहले तो मैं सभी रियासत कर्नाटक के बाशिंदों को सलाम पेश करता हूं। आपके माध्यम के ज़रिए से मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की नीयत से हम लोग पार्टी से ये फ़ैसला लिया गया। हमारे रियासत कर्नाटक का ये सदर जो है आज बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए थे। उसी के एक कंटिन्यूस पार्ट के तहत मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूँ जो सियासी और कानूनी बहुत ही दावपेच के ऊपर जो नज़रें जो है डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि अब तक की जो क़ियादत मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के साथ जो की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो की गई, वो क़ियादत में कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो है हमारे इस पूरे मुस्लिम समाज को जो है धोखा देने की ही नीयत कहीं ना कहीं उनकी रही है। जब इंसान की कोई नीयत होती है तो वो उनके करतूतों में बाहर आती है। आज उनके करतूत हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईदगाह का नहीं है, क्योंकि ईदगाह का मुद्दा जो है बहुत पहले 1964 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट जजमेंट में कंफर्म कर दिया था कि ये परमानेंट इंजंक्शन जो है मुसलमानों के फेवर में है और ये ईदगाह ही है। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति जो ईदगाह की है। अभी जो पुरानी बातें हम देखेंगे तो तकरीबन 1898 से ये प्रॉपर्टी जो है ईदगाह की शक्ल में मुसलमानों ने इस्तेमाल की है। तब इस प्रॉपर्टी की टोटल जो मेजरमेंट थी वो 10 एकड़ 5 गुंठे थी। बाद में वो जो अभी बची हुई जो प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 40 ऑफ गुट्टल्डी की जो विलेज सर्वे नंबर है, उसमें सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे बची हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईदगाह की प्रॉपर्टी है। अब तो बाकी प्रॉपर्टी क्या हुई? बाकी प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था उसके बदले में दूसरी जगह पर जो है ईदगाह को दूसरी जगह पे जो है कब्रिस्तान को जो है बनाया गया है। ईदगाह को सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। तो हम ये देखना है कि 1898 से लेके 2002 तक भी ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है। अब रही बात ये लिटिगेशन कैसे शुरू हुआ? शुरू होता है 1955 में तकरीबन, कि पहली बार जो है यहाँ पर उस वक्त बेंगलुरु सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, उन्होंने जो है यहाँ पे एक गुस्ताखी की कि वहाँ पे जो है वो जगह को मिसयूज करने की कोशिश की किसी न किसी वजह से। तो उस वक्त के यहाँ पर जो काजी साहब थे उनको मैनेजर काजी करके अंग्रेजों ने अपने जो एविडेंस में लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उनको जो है हम आज की जुबान में मुतवल्ली कह सकते हैं। उस जमाने के मुतवल्ली साहब जो थे उन्होंने इमीडिएटली सिविल कोर्ट की, मुंसिफ कोर्ट की जो है जो डोर को उन्होंने खटखटाया। ओएस नंबर 123 ऑफ 1955 को उन्होंने फाइल किया, जो 56 में आके जो है डिसमिस हुआ केस। फौरन उन्होंने उसी 56 में जो है रेगुलर फर्स्ट अपील प्रिंसिपल सिटी सिविल कोर्ट बेंगलुरु के सामने उन्होंने रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की, जिसमें जो जजमेंट आया आज तक वही जजमेंट कायम है। इसके खिलाफ कोई भी जजमेंट अब तक नहीं आया था। इसको हमें पहले समझना चाहिए कि 1956 का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट बेंगलुरु का जो जजमेंट है, उसी को उस वक्त की हाई कोर्ट जो थी उसका नाम था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मैसूर, उन्होंने भी अपहेल्ड किया। उसके बाद उस वक्त की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने उसी वक्त जो है ये फैसला किया कि मुसलमानों को तकलीफ देना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। 1962 में उन्होंने एक सिविल अपील नंबर 479 भी उन्होंने फाइल किया 1962 में, बट उनके तरफ से कोई भी एविडेंसेस, किसी भी तरह के जो है रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल नहीं किया, पेश नहीं किया। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंप्लीट एविडेंसेस को कंसिडर करके मुसलमानों के फेवर में जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था अपहेल्ड करके लोअर कोर्ट का ऑर्डर को, उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए ये कहा कि ये प्रॉपर्टी ईदगाह है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी भी तरह का राइट्स हो या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का पावर हो वो सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं है। ये ऑर्डर क्लियरली आ गया। ये होता है 1964 में। 65 में क्या हुआ, उस वक्त की मैसूर गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन किया, इस प्रॉपर्टी को सीरियल नंबर 137 के तहत जो है गैजेट प्रॉपर्टी पर के वक्फ प्रॉपर्टी बोल के नोटिफाई कर दिया। अब उस हुकूमत की अगर ये प्रॉपर्टी होती, अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर प्रॉपर्टी होती, तो मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट से, आज के बीजेपी गवर्नमेंट से, 1965 से लेके अब तक क्या आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? सो गई थी क्या? आज आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने कोई एविडेंस नहीं दिया बोल के हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट करके सच्चाई को छुपाते हुए एक धोखे की नीयत से जो है गलत इंफॉर्मेशन को लोगों में फैलाने की जुर्रत उन्होंने की है। उनका जवाब हमें देना है। जवाब यही है कि यह प्रॉपर्टी किसी भी तरह से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी क्या होता है, 1965 में जब ये नोटिफाई हो गया तो उन्होंने चैलेंज भी उसको नहीं किया।
1968 में सिटी कॉरपोरेशन के तहत से एक रिट पिटिशन फाइल होता है 1968 में। वो रिट पिटिशन 4259 के नंबर में फाइल होता है। मजेदार चीज अब हमको यह देखनी है कि जो प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को नोटिफाई होने के बाद सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेंगलुरु ने जो चैलेंज किया था, उस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में सर्वे नंबर 137 की हमारी आज की ईदगाह की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त की कॉरपोरेशन हार मान चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो सराहकों पर रखते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है सर्वोपरि मान के उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बावजूद उसके भी यह होता है कि डिविजनल बेंच के सामने जो म्युनिसिपल सिटी कॉर्पोरेशन उस जमाने की बेंगलुरु की जो फाइल किए थे रिट पिटिशन 68 में, जबकि ये प्रॉपर्टी नहीं थी, दूसरी प्रॉपर्टीज थे, वो रिट पिटिशन भी डिसमिस हो गया है। ऐसा नहीं कि वो रिट पिटिशन अलाउ हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी डिसमिस होता है। तो कब डिसमिस हुआ? 1968 में डिसमिस हो गया। होने के बाद भी जो है किसी भी तरह के हरकत ना बीबीएमपी या उस जमाने के कॉरपोरेशन ने की, ना उस जमाने के हुकूमत मैसूर जो थी, जो रियासत मैसूर थी, उन्होंने भी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका एकीकरण हुआ, इसको कर्नाटक नाम मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनने के बावजूद आज तक भी जो है किसी भी तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुए। अब होता यह है कि केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में बीजेपी होने के बाद कुछ कठपुतलियों को ये लोग ले जाके वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बना के बिठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को सुपरवाइजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्होंने अपने सही तरीके से कदम नहीं उठाया। लेकिन यहां पे मुद्दा यह भी होता है कि तकरीबन 15-20 साल से जो लोग अपने आप को मुस्लिम कयादीन कह रहे हैं या फिर लीडर्स, नेता कह रहे हैं, इन्होंने भी जो है सही तरीके से इस चीज को पेश करने की कोशिश नहीं की। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हुए इस चीज को पेश नहीं की। यहां पे मैंने देखा हमारे इम्मू भाई बड़े ही इमोशनल बंदे हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर होते हैं उस वार्ड के, वहां के आजू बाजू के वार्ड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके लिए मैं अपने गर्दन भी कटाने के लिए दूं। क्या बेवकूफाना स्टेटमेंट है! ये गर्दन कटाने का इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। ये जो है एक्स कॉर्पोरेटर इमरान साहब ने उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है उनकी तरफ से, उसमें कहते हैं कि इसके लिए मैं गर्दन कटाने के लिए रेडी। जरूरी नहीं है, ये कोई जो है मजहबी मुद्दा नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ये जो है गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कोई क्लैश होता है, एक डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड, यानी कि वक्फ भी अपना गवर्नमेंट का, कर्नाटका का एक अपना जो है डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि एक नया इन्वेंशन है बीबीएमपी का। बीबीएमपी को ही जब राइट्स नहीं है तो बीबीएमपी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से खाता बनाने के लिए आपको राइट्स किसने दिए? दैट इज एब्सोल्युटली एन इलीगल एक्ट दैट यू पीपल हैव डन। इंशाल्लाह वी विल चैलेंज इट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। यहां पे क्या होता है, वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत जो बीबीएमपी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट बताना चाहती है, जताना चाहती है, तो उनको चाहिए था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए था, जो कि सिविल कोर्ट बनता है, सिविल मामला बनता है। उन्होंने बीबीएमपी ने हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने हो, ये काम नहीं किया। तो इसका मतलब इन्होंने जो है क्लियर कट नेग्लिजेंस किया है। जो एनैक्टमेंट है वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 को इन्होंने वायलेट किया है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब जो केस हो रहा है इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। आज जितने भी लोग हमारे पास जो सवाल पूछ रहे हैं वो परेशान हाल हैं, क्या हाईकोर्ट ऐसा जजमेंट दे दी? भाई इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है, इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट जो होती है, कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, वो सिर्फ अपने सामने जो सबूत रखते हैं उसके बिना पर ही डिसाइड करती है। तो सही चीजों को रखने की जिम्मेदारी जो थी वो बोथ लिटिगेंट्स की थी। बोथ लिटिगेंट्स यहां पर जो है क्लीन हैंड से नहीं गए होंगे, नहीं चीजें साफ रखे होंगे। इसके वजह से जो है यहां पे क्या होता है कि सिंगल बेंच पे डब्ल्यूपी में एक ऑर्डर आता है स्टेटस को मेंटेन करो, तब वो लोग इमीडिएटली जाते हैं डिविजनल बेंच के सामने। डिविजनल बेंच के सामने इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करके, मिसलीड करके, फॉल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट को देके इन्होंने एक रॉन्ग फैसला लिया है, जो कि हुकूमत को जो है राइट्स दिया गया है हाईकोर्ट से, डिविजनल बेंच से, जबकि हुकूमत कर्नाटक का इस प्रॉपर्टी पर कोई भी टाइटल या मालिकत्व या राइट टू टाइटल, राइट टू ओनरशिप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है 1964 में। तो इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही तरीके से हाईकोर्ट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी लिटिगेंट्स की थी। मुझे भरोसा है हाईकोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी कि आने वाले दिनों, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है, आने वाले दिनों में सही चीज़ों को उनके सामने रखेंगे। सही चीज़ों को हम लोग जो है कोर्ट के एक सामने रखने के बाद, उसके ऊपर लाइमलाइट में लाने के बाद जो है सही फैसला हमें 100% आएगा, ये भरोसा हमें जुडिशरी पे है सर।